हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं कि कॉमर्स में बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का मीनिंग एंड डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। और बिजनेस के रिलेटेड सारे के सारे जो टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस इन्वॉल्व्स रेगुलर और रेकरिंग परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with the purpose of earning profits through the satisfaction of human needs। तो बिजनेस कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे की जाए, ऐसा नहीं कि एक दिन बिजनेस किया दूसरे दिन नहीं किया। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना और वो रेगुलरली की जाए, जिसमें बाइंग सेलिंग आ जाती है, ठीक है, उसे बिजनेस कहते हैं। अब बिजनेस ये जो है, कई जो हैं स्कॉलर्स आए, उन्होंने अपने अपने वर्ड्स में इसको जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो कुछ डेफिनेशंस मैंने लिखी हैं। अकॉर्डिंग टू B.O. व्हीलर, बंदे का नाम है, बिजनेस is an institution organized and operated to provide goods and services to the society under the incentive of profit gain। तो B.O. व्हीलर कहते हैं कि बिजनेस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है और वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है सोसाइटी को, और उसका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। तो दूसरी डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टेफेंसन। ये क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट आर टर्म्ड एज बिजनेस। इन्होंने कहा वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए आप करते हो, उन सबको बिजनेस कहा जाता है। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकालें? आफ्टर गोइंग थ्रू अबव डिस्कशन ऑफ मीनिंग एंड डेफिनेशन, वी कैन कंक्लूड that business may be defined as an economic activity। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो आप प्रॉफिट या इनकम के लालच में करते हो, विच इन्वॉल्व्स रेगुलर ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जिसमें रेगुलर ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब खरीदना बेचना रेगुलर बेसिस पे आ जाता है फॉर अ प्राइस। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे जाएंगे बेचे जाएंगे वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे होंगे, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और अर्निंग प्रॉफिट एंड एक्वायरिंग वेल्थ, पैसा कमाना थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स विद एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि सेल परचेज करके रेगुलर इंटरवल्स पे आप सेल एंड परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है, या वेल्थ को एक्वायर करना। और इसके अंदर जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हो या खरीदते हो, उसमें क्या आ जाता है? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना आ जाता है और एक एलिमेंट ऑफ रिस्क आ जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की खासियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके विशेषताएं क्या हैं, हिंदी में विशेषताएं भी कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। जो भी बिजनेस है वो यूटिलिटीज़ को क्रिएट करता है और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। कैसे? बिजनेस मेक्स गुड्स मोर यूजफुल टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। बिजनेस की मदद से हम गुड्स को और ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं जिससे ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई हो सकती हैं। इट एड्स टाइम, प्लेस, फॉर्म एंड पोजेशन यूटिलिटीज टू वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स। ये वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स में टाइम यूटिलिटी ऐड करता है, प्लेस यूटिलिटी ऐड करता है, फॉर्म यूटिलिटी। अब ये सारी टाइप की यूटिलिटी मैं आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये किसी भी चीज़ को डिफरेंट फॉर्म्स में या डिफरेंट टाइम पीरियड में या डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करके वेरियस टाइप की यूटिलिटीज़ को लेके आता है जो इंसान के लिए सही रहती हैं। बिजनेस अनेबल्स पीपल टू सेटिस्फाई देयर वांट्स मोर इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली। अगर अच्छा बिजनेस है तो लोगों की नीड्स अच्छे तरीके से सेटिस्फाई हो जाएंगी, इफेक्टिवली भी, इकोनॉमिकली मतलब उनको अच्छे दाम पे उनको सामान मिल जाएगा, क्वालिटी माल अच्छे रेट में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस कैरीज गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, वो क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह बिजनेस अपना माल जाके बेचता है। कहाँ पे बेचता है? फ्रॉम द प्लेस ऑफ सरप्लस टू द प्लेस ऑफ स्कार्सिटी। ऐसी जगह से निकालता है जहाँ पे माल बल्क में होता है या ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, फालतू होता है, वहाँ से निकाल के बेचता कहाँ है? जाके जहाँ पे नहीं होता सामान या गुड्स की स्कार्सिटी होती है। इस चीज़ को बोल बोल के गला बैठ गया। इस चीज़ को प्लेस यूटिलिटी कहा जाता है। इट मेक्स गुड्स अवेलेबल फॉर द यूज इन फ्यूचर थ्रू स्टोरेज, दैट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। जैसे सेबों का सीजन होता है, हम एक सीजन में जो सीजन में होता है वो सेव कर लेते हैं कोल्ड स्टोर में, और जब ऑफ सीजन होता है निकालते हैं, तो इसको हम टाइम यूटिलिटी बोलेंगे। बोल बोल के गला बैठ जाता है तो थोड़ी खराश हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नंबर 2, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। हर एक बिजनेस किससे डील करता है? एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज प्रोड्यूसेस और बाइज
गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेलिंग देम टू अदर्स। हर एक बिजनेस में मेन काम क्या है, किसी और से सामान खरीद के बनाना या किसी और को बेचना, ठीक है। खुद एक गुड लेके उसका रॉ मटेरियल लेके कुछ ना कुछ करके आगे बेच देना। गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स जो है कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं या प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकते हैं। सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा मे बी कंसिडर्ड एज इंटेंजिबल एंड इनविजिबल गुड्स। तो बेसिकली जो सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग है, ये सर्विसेज होती हैं। इनको कई लोग इनविजिबल गुड्स भी कहते हैं क्योंकि सर्विसेज को हम महसूस कर सकते हैं, सर्विसेज को टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा है कि सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग जो होगी ये भी मतलब जो है बिजनेस में आ जाती है। और जब भी हम जो बिजनेसेस हैं उनकी बाइंग, जो बिजनेस सर्विसेज हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो जो भी हिंड्रेंसेज होते हैं ट्रेड में, जो भी रुकावटें होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। जैसे एक जगह से दूसरी जगह माल लेके जाना है तो आप ट्रांसपोर्ट सर्विस का इस्तेमाल करते हो, तो जो हिंड्रेंस थी जो प्लेस की वो तो ख़त्म होगी ना। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा कंटिन्यूटी इन डीलिंग। जो बिजनेस है वो लगातार चलता है, ये नहीं कि आज बिजनेस किया और कल बिजनेस नहीं करोगे। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज बिकम्स बिजनेस ओनली इफ इट इज डन ऑन रेगुलर बेसिस। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज से डील करते हो, आज करते हो, कल नहीं करते, परसों नहीं करते, तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस में क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे डील करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज पे से। रेकरिंग और रिपीटेड ट्रांजेक्शन्स ऑन सेल एंड परचेज ऑल्सो मीन बिजनेस। रिपीटेड ट्रांजेक्शन करना, लगातार सामान खरीदना, लगातार सामान बेचना, उसे बिजनेस कह सकते हैं, ठीक है। हेंस रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग्स इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का मेन फीचर भी ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे वो एक पर्टिकुलर काम प्रॉफिट के लिए करते रहो। अगर कोई भी काम आप रेगुलरली नहीं करते उसे बिजनेस नहीं कहेंगे। फोर्थ पॉइंट आ जाता है सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज। तो बिजनेस में क्या आता है, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। जब भी आप बिजनेस कर रहे हो तो आप सेल करते हो या एक्सचेंज करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का, किस लिए, पैसे के लिए, मतलब कुछ कंसिडरेशन के लिए। कंसिडरेशन मतलब उसके बदले आपको कुछ पैसा मिलता है। द कंसिडरेशन इज कॉल्ड प्राइस। जो आपको प्राइस मिलता है उसे कंसिडरेशन कहा जाता है। इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जब भी आप कोई गुड खरीदते हो, बेचते हो किसी कंसिडरेशन के लिए, और वो कंसिडरेशन क्या होता है, उस गुड या सर्विस का प्राइस, ठीक है। बिजनेस डिलीवर्स गुड्स एंड सर्विसेज टू दोज हु नीड देम एंड आर एबल टू विलिंग टू पे फॉर देम। बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए होता है जो एक पर्टिकुलर चीज़ को खरीदते हैं, उनकी ज़रूरत है और वो उसके लिए कीमत देने को भी तैयार है। उनके लिए बिजनेस नहीं है जो कीमत देने को तैयार ही नहीं या खरीदने को तैयार ही नहीं। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट मोटिव। मेन मकसद क्या है बिजनेस का, प्रॉफिट कमाना। द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट्स एज इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एज वेल एज ग्रोथ ऑफ द फर्म। कंपनी का मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना। इससे कंपनी सर्वाइव भी कर सकती है और कंपनी ग्रो भी कर सकती है फ्यूचर में। प्रॉफिट्स मस्ट हाउएवर बी अर्नड थ्रू लीगल एंड फेयर मीन्स। जो प्रॉफिट है वो इलीगल एक्टिविटीज से नहीं करने, हमने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो लॉ के खिलाफ है, हमने फेयर एंड लीगल मीन्स के थ्रू ही प्रॉफिट कमाने हैं। बिजनेस शुड नेवर एक्सप्लॉइट सोसाइटी टू मेक मनी। बिजनेस को सोसाइटी या लोगों को एक्सप्लॉइट करके पैसे नहीं कमाने, उसे क्या करना है, उसे लोगों की फेवर में जाके सोसाइटी की वेलफेयर करके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में हमेशा एक एलिमेंट ऑफ रिस्क रहता है। मैं अपना वाईफाई बंद कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा वो आई जा रही हैं ईमेल्स। एलिमेंट ऑफ रिस्क, तो इसमें प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर एज्यूमिंग रिस्क। जो इंसान प्रॉफिट लेने को तैयार हो जाता है, मतलब जो रिस्क लेने को तैयार हो जाता है, उसी को प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट एक रिवार्ड है किसका, रिस्क लेने का। रिस्क इम्प्लॉइज द अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस या पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। तो सिंपल वर्ड्स में रिस्क का मतलब क्या है कि अनसर्टेनिटी है कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, क्या पता लॉस ही हो जाए, ये रिस्क है ना। रिस्क इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस as enterprises function in an uncertain and uncontrollable environment। जो रिस्क है वो एक पार्ट एंड पार्सल है बिजनेस का। बिजनेस बिना रिस्क के हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बिजनेस जिस सिचुएशन में काम करता है वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन होती है। कभी भी गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, कभी भी पुतिन जो है वॉर कर सकता है, कभी भी डॉलर के रेट बढ़ सकते हैं, एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो सकता है, या कभी भी कॉम्पिटिटर आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, वेरियस फैक्टर्स हैं। सरकार टैक्स लगा रही है या सब्सिडी दे रही है, कई फैक्टर्स हो सकते हैं जो बिजनेस को रिस्की बनाते हैं। अ बिजनेसमैन कैन रिड्यूस द रिस्क थ्रू करेक्ट फोरकास्टिंग एंड इंश्योरेंस, बट ऑल रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। एक अच्छा बिजनेसमैन जो है करेक्टिव फोरकास्टिंग मतलब पहले से अनुमान लगा लेना कि फ्यूचर में ये होगा। अगर उसे पहले से पता लग जाएगा कि ये बिजनेस फ्यूचर में चलेगा नहीं चलेगा, मुझे अपना बिजनेस चेंज करना है वगैरह वगैरह, तो वो अपने बिजनेस को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। मोर ओवर
इंश्योरेंस करवा सकता है कि कोई थेफ्ट हो जाए या आग लग जाए या बिजनेस रिस्क है तो इंश्योरेंस से या बीमा करवा के उसके पैसे उसे मिल जाएंगे। बट सारे के सारे जो रिस्क हैं उसकी इंश्योरेंस नहीं होती, सारे के सारे रिस्क एलिमिनेट नहीं हो सकते। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो बिजनेस है ये प्राइमरीली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? as it involves production and distribution of goods and services for earning profit or money। बेसिकली कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो रेगुलर बेसिस पे की जाती है पैसा कमाने के लिए। तो बिजनेस भी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि बिजनेस रेगुलर इंटरवल पे करनी होती है और इसका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आर्ट एज वेल एज साइंस। तो बिजनेस क्या है? इट इज़ एन आर्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ये एक आर्ट है, हुनर है, कला है। क्यों? क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है बिजनेस चलाना। ठीक है, मैं टीचर हो सकता हूँ, क्या पता मैं बिजनेसमैन बहुत बुरा बन जाऊँ। इट इज़ ऑल्सो अ साइंस बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड लॉज। ये एक साइंस भी है। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस करना है वो सर्टेन रूल्स रेगुलेशन एंड लॉज के हिसाब से होता है। जैसे फेयोल के प्रिंसिपल्स हैं और भी कई जो हैं स्कॉलर्स उनके प्रिंसिपल्स हैं। तो प्रिंसिपल्स एंड लॉज के हिसाब से बिजनेस करना पड़ता है, नहीं तो काफ़ी लॉसेस हो जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा नेसेसिटी ऑफ बिजनेस, कि हमें बिजनेस क्यों चाहिए। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉमर्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है नेसेसिटी ऑफ बिजनेस, कि हमें बिजनेस क्यों चाहिए, किसी भी कंट्री में बिजनेस इतना ज़रूरी क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टू रिमूव पॉवर्टी। अगर किसी भी कंट्री से गरीबी को हटाना है तो बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। कैसे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। कोई भी मुल्क तरक्की करेगा, डेवलपमेंट करेगा या नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करता है? उसके बिजनेस पे। अब जैसे अमेरिका, यूके वगैरह ये इतने एडवांस्ड क्यों हैं? क्योंकि इनके बिजनेस काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। इंडस्ट्री, तो समझ गए ना बात। इंडस्ट्री, ट्रेड एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज जनरेट वेल्थ। तो जो इंडस्ट्री खोलता है या ट्रेड करता है या बिजनेस करता है, ये सारी चीज़ों से पैसा जनरेट होता है, वेल्थ जनरेट होती है। एंड टू नेशनल इनकम, एंड एड टू नेशनल इनकम, मतलब इससे जितनी ज़्यादा वेल्थ जनरेट होगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और उतना ही नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की बढ़ेगी। अ कंट्री में हैव अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज बट इट विल रिमेन पुअर अंटिल द रिसोर्सेज रिमेन अनयूटिलाइज्ड। किसी भी कंट्री के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हो सकते हैं मगर वो कंट्री तब तक गरीब रहेगा जब तक वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके एक अच्छा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकता। जैसे अमेरिका के पास जितने रिसोर्सेज हैं वो उनको फुली यूटिलाइज कर पाता है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना जो एशियन कंट्रीज़ हैं, चाइना को छोड़ के, चाइना तो रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज़ कर लेता है तभी तो इतनी आगे चला गया। तो कुछ एशियन कंट्रीज़ हैं वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं कर पाती। समझ गए बात, इसलिए वो अंडर डेवलप ही रह जाती है। बिजनेस एंटरप्राइजेज मेक प्रोडक्टिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या नेशनल रिसोर्सेज सो दैट द पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीज। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं? नेशनल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि वो भी पैसा कमाएं और लोगों को भी जॉब्स वगैरह मिलें और जो गरीब हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए द नंबर ऑफ पर्सन हु सीक जॉब्स इज रैपिडली इंक्रीजिंग। जिन जिन लोगों को जॉब चाहिए वो तो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। इन अ कंट्री लाइक इंडिया और एनी अदर कंट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। हर एक कंट्री में देखा जाए, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें एग्रीकल्चर जो है वो ओवरबर्डन्ड हो गया। काफ़ी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं और वो अब एग्रीकल्चर छोड़ छोड़ के दूसरे सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं। बिजनेस ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ द पीपल। तो जितने ज़्यादा बिजनेस खुलेगा उतना ही ज़्यादा जो है जॉब ऑफर्स आएंगी और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। थर्ड पॉइंट आ जाता है टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये कैसे होता है? बिजनेस हेल्प्स टू इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल। बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस करता है तो फिर काम जनरेट होते हैं। जब काम करेंगे तो नौकरियां करनी पड़ेंगी, तनख्वाहें मिलेंगी, तो उससे क्या होगा? लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो जितनी परचेजिंग पावर बढ़ती है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। इट प्रोवाइड्स देम अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। इससे क्या होता है? जब उनको जॉब्स वगैरह मिलेंगी, तनख्वाहें मिलेंगी, तो बिजनेस क्या करता है? बिजनेस वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ प्रोवाइड करता है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है। पीपल कैन एंजॉय बेटर एंड न्यू प्रोडक्ट्स टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो बिजनेसमैन ही तो ये एसी, टीवी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें कौन? बिजनेसमैन ही तो प्रोवाइड कर रहा है ना। तो बिजनेसमैन ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जिससे कि इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है वो सारी प्रोवाइड करता है। तो इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ती है। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट करता है तो बाहर से डॉलर कमा के लेके आता है। अ कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग नीडेड बाय इट्स पीपल। हर एक कंट्री हर एक चीज़ नहीं बना सकती अपने कंट्री में। इट हैज़ टू इम्पोर्ट सर्टेन आइटम्स फॉर विच फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड। हर एक कंट्री
जो उसको चीज़ें चाहिए सारी की सारी विद इन द कंट्री तो नहीं ना बनती, बाहर से भी मंगवानी पड़ती हैं। अगर बाहर से मंगवाएंगे तो हमें फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर चाहिए, तो वो डॉलर आएगा कहाँ से? बिजनेस मैन वो कमा के लाएगा बाहर से। बिजनेस हेल्प्स टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट। बिजनेसमैन जितना भी बाहर एक्सपोर्ट करेगा उतना डॉलर आएंगे कंट्री में। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जो अच्छा बिजनेसमैन है वो बाहर से ज़्यादा पैसे कमाता है और कंट्री की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सही रहती है। क्यों? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है बाहर से जो आ रहा है डॉलर और यहाँ से जो बाहर जा रहा है उसका हिसाब किताब तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो बिजनेसमैन हेल्प करता है कि बाहर से ज़्यादा डॉलर कमा सके। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स करके है 12th क्लास का, वहाँ जाके पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। बिजनेस कैन एनरिच ह्यूमन लाइफ एंड इस्टेब्लिश अ बेटर सोसाइटी। तो बिजनेस क्या करता है? ह्यूमन लाइफ को एनरिच कर सकता है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ और सोसाइटी पहले से बेटर बनेगी। बिजनेस एंटरप्राइजेज असिस्ट द कम्युनिटी इन पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर सोशली यूजफुल प्रोग्राम्स। तो बिजनेसमैन काफ़ी हेल्प करते हैं, एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, स्कूल्स वगैरह खोल सकते हैं, प्राइवेट स्कूल आपको पता है खुले हैं, कॉलेज खुला है, और हॉस्पिटल्स भी खुल सकते हैं। ऐसे सारे काम करेंगे जिससे कि सोशल वेलफेयर हो, चाहे वो प्रॉफिट कमाने के लिए हो मगर सर्विसेज तो प्रोवाइड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा कॉमर्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्यों? उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये मैंने लिखा है। बिजनेस इज रिगार्डेड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रीजन है प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट और इनकम। तो जो भी हम काम प्रॉफिट कमाने के लिए, इनकम के लिए करते हैं वो क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेसमैन मेक्स मनी बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग कमोडिटीज विच हेल्प्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो बिजनेसमैन क्या करता है? पैसे कमाने के लिए ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है जिससे ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई हो। तो पहला पॉइंट तो यह है कि प्रॉफिट कमाने के लिए या इनकम कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है, इसलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा, स्कार्स रिसोर्सेज। बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायर the use of scarce resources, that is raw material, capital, labor, etc. All such factors of production are scarce in nature. तो बिजनेस जिन चीज़ों को इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है वो चीज़ें स्कार्स हैं। स्कार्स मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, या फिर कह सकते हो उन चीज़ों की कमी है। अगर उन चीज़ों की कमी होगी तो इकोनॉमिक्स हमें क्या कहती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो हम स्केयर्स रिसोर्सेज को कैसे फुली यूटिलाइज करें, समझिए ना बात। तो बिजनेस एक जो है स्कार्स रिसोर्स के इस्तेमाल से किया जाता है, इस वजह से बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड थर्ड आ जाता है सेटिस्फाइंग या सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द पब्लिक एंड ऑफ बिजनेसमैन। तो इसमें मैंने लिखा है कि बिजनेस एक्टिविटी सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पब्लिक बाय मेकिंग अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज। बाय मेकिंग अवेलेबल मतलब ये जो बिजनेसमैन है ये क्या करता है? ये गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल कराता है पब्लिक को। जब पब्लिक को गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करवाएगा तभी तो ये पैसे कमा पाएगा ना, लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करेगा तभी तो लोग खरीदेंगे। पब्लिक कैन बाय दीज गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड इन रिटर्न बिजनेस विल ऑल्सो जनरेट इनकम। तो जब पब्लिक इनके गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेसमैन के खरीदेगी और उनकी वांट सेटिस्फाई होगी तो उससे क्या होगा? बिजनेसमैन को रिटर्न में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, वो पैसा होता है या प्रॉफिट होता है, समझ की बात। तो कहने की बात ये कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है और ये स्केर्स रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके बिजनेस जनरेट किया जाता है, एंड ये सेटिस्फाई करता है नीड्स ऑफ पब्लिक एंड बिजनेसमैन। क्या पता बिजनेसमैन को रॉ मटेरियल बेचता हो, समझ की बात। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा कॉमर्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। कि बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? बिजनेस के बेसिकली कई ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मगर आज इस वीडियो में मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस इज बेसिकली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? आप पैसे कमाने के लिए करते हो ना बिजनेस, प्रॉफिट और इनकम मोटिव के लिए। हेंस इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आर इकोनॉमिक इन नेचर। तो बिजनेस के जो मेन मकसद होते हैं, प्राइमरी मकसद है बिजनेस खोलने का, वो प्रॉफिट है या इनकम है, जिसको इकोनॉमिक मोटिव्स भी कहा जाता है। मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर एज अंडर। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला, अर्निंग प्रॉफिट्स। अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एस्टैब्लिश फॉर अर्निंग सम इनकम और प्रॉफिट। बिजनेस खोलता किस लिए इंसान? क्या? ताकि प्रॉफिट या इनकम कमाएगा। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एवरी बिजनेस। हर एक बिजनेस ने सर्वाइव करना है तो उसके लिए प्रॉफिट बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट प्रॉफिट तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। कैसे? प्रॉफिट्स अनेबल अ बिजनेसमैन टू स्टे इन बिजनेस बाय
मेंटेनिंग इंटैक्ट द वेल्थ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ इट्स रिसोर्सेज। अगर वो प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएगा तो वो जो वेल्थ प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज है, मशीनें वगैरह हैं, उनको कैसे मेंटेन करेगा, लेबर वगैरह है उसको कैसे तनख्वाहें देगा, समझ गए, उसको इंटैक्ट रखना है ना ये सारी चीज़ों को, तो प्रॉफिट कमाना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट्स आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट इसलिए भी ज़रूरी है कि आपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है और ग्रो करना है। अगर प्रॉफिट ही नहीं होएगा तो फिर और ज़्यादा बिजनेस को फैलाओगे कैसे। नेक्स्ट आ जाता है क्रिएटिंग कस्टमर्स। तो बिजनेस क्या करता है, profits arise from businessmen's effort to satisfy the needs and wants of customer। बेसिकली बिजनेसमैन क्या करता है, कस्टमर क्रिएट करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आजकल बहुत जोर दिया जाता है कि नए से नए कस्टमर बनाओ, ठीक है, तो कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करेगा तो कस्टमर अपने आप ही बनेंगे। अ बिजनेसमैन कैन अर्न प्रॉफिट्स ओनली व्हेन देयर इज इनफ कस्टमर्स टू बाय एंड पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। बिजनेसमैन को तभी प्रॉफिट होगा जब उसके पास इतने कस्टमर्स हैं कि जितना भी माल उसने बिजनेसमैन ने बनाया है वो सारा का सारा खरीद लें और अच्छे खासे पैसे उसे मिल जाएं। द कस्टमर इज फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एंड कीप्स इट इन एग्जिस्टेंस। जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो एक फाउंडेशन स्टोन है बिजनेस का, और वही बिजनेस को जिंदा रखने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर वही सामान ना खरीदे तो बिजनेस कैसे चलेगा। नो बिजनेस कैन सक्सीड विदाउट प्रोवाइडिंग कस्टमर्स वैल्यू फॉर देयर मनी। कोई भी ऐसा बिजनेस हार जाता है, ख़त्म हो जाता है जिसके अंदर वैल्यू फॉर मनी नहीं है, जो आपको महंगा सामान बेचे और प्राइस काफ़ी हाई हो और उस प्राइस के रिलेटेड वो जो चीज़ है उसकी वैल्यू कम हो, तो ज़्यादा देर तक ऐसे बिजनेस सक्सीड नहीं कर पाते। इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स बिजनेस मस्ट सप्लाई बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। अगर बिजनेस में अच्छा चलना है तो एक रीजनेबल प्राइस पे गुड्स बेचेगा ना, तभी तो सारे खरीदेंगे। अगर महंगा बेचेगा तो कौन खरीदेगा। देयरफॉर क्रिएशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का मेन मकसद ये भी है कि कस्टमर को क्रिएशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ो और उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करो रीजनेबल प्राइजेस पे सामान बेच के। थर्ड पॉइंट आ जाता है इनोवेशंस। ये भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन इट क्रिएट्स न्यू डिज़ाइन, बेटर मशीन्स, इम्प्रूव टेक्निक्स एट्सेट्रा। तो वही बिजनेस सर्वाइव कर पाता है जो इनोवेशंस करता है। अगर कोई भी ऐसा बिजनेस जो इनोवेशन नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा। एग्जांपल, ब्लैकबेरी के फ़ोन आते थे वो ख़त्म हो गए, नोकिया के आते थे पहले बहुत चलते थे, फिर उसने इनोवेशंस वगैरह नहीं की, ख़त्म हो गया। फिर बाद में दोबारा से आया नोकिया, मगर अब जो आया है वो इतना थोड़ी ना है जितना पहले था, ठीक है, अब कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा है। तो इनोवेशंस इंक्लूड्स इम्प्रूवमेंट इन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, सेलिंग सर्विसेज एट्सेट्रा। तो इनोवेशन का मतलब नई कोई चीज़ खोज देना ये नहीं होता। इनोवेशन में कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इंप्रूवमेंट इन मैनेजमेंट, काम करने का तौर तरीका चेंज करो, प्रोडक्शन के तौर तरीके चेंज करो, बेचने के तौर तरीके चेंज करो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बिजनेस फर्म्स इन्वेस्ट मनी, टाइम एंड एफर्ट्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, टू इंट्रोड्यूस इनोवेशन। इनोवेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए कंपनी, जितनी भी कंपनियां हैं वो अपना टाइम, मनी एंड एफर्ट्स खर्च करती हैं, मतलब अपने आप को पूरा झोंक देती हैं कि नई से नई चीज़ लेके आएँ। इनोवेशंस इंक्लूड्स ऑल एफर्ट्स मेड इन परफेक्टिंग द प्रोडक्ट। इनोवेशंस में क्या क्या आ जाता है, सारे एफर्ट मारना जिससे वो कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो परफेक्ट हो जाए। मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, ऐसे मेथड ढूंढना जिससे वो पर्टिकुलर चीज़ सस्ते में बन सके। मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर, तो ऐसे तरीके ढूंढना जिससे कस्टमर्स का बेनिफिट भी बढ़ जाए, कॉस्टिंग भी कम हो जाए और उस चीज़ में परफेक्शन भी आ जाए। तो ये थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये सारे इस चैप्टर की जो वीडियोस हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा सोशल ऑब्जेक्टिव। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप नंबर वाइज देख सकते हैं। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड इट कैन नॉट सर्वाइव एंड ग्रो विदाउट द सपोर्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस एक समाज का, सोसाइटी का एक पार्ट है। बिजनेस सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करके ही ग्रो कर सकता है, विदाउट सोसाइटी बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। Therefore, business must discharge social responsibilities in addition to earning profit। तो बिजनेसमैन को सिर्फ प्रॉफिट की नहीं सोचनी चाहिए, उसको कुछ अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी निभानी चाहिए। कौन कौन सी होती हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। सम ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर डिस्कस्ड एज अंडर। कौन कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, सप्लाइंग डिजायर्ड गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। तो आप जो भी बिजनेसमैन है उसने क्या करना है, उसने डिजायरेबल गुड्स, जो सोसाइटी को गुड्स चाहिए वो उनको बना के देने हैं, सप्लाई करने हैं एट रीजनेबल प्राइस।
अब आप दिमाग से सोचो, डबल ट्रिपल महंगा सामान बेचेगा तो कौन खरीदेगा, समझ गए ना बात। तो इसमें मैंने लिखा है बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय सोसाइटी। बिजनेस हमेशा वही गुड्स बनाए जो वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई ये सोसाइटी के लिए यूजफुल हैं। गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड दीज शुड बी अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस। जो उनकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और प्राइस भी रीजनेबल होना चाहिए। अगर प्राइस बहुत महंगा है तो बहुत कम लोग खरीदेंगे, तो क्या पता बिजनेस सर्वाइव ही ना कर पाए। बिजनेसमैन शुड अवॉइड माल प्रैक्टिसेस। बिजनेसमैन को माल प्रैक्टिसेस मतलब बेईमानी नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसी एक्टिविटी जो अगेंस्ट लॉ, लाइक अडल्ट्रेशन, मिलावट करके सामान बेचना, ब्लैक मार्केटिंग, कह देना भाई पीछे से सामान नहीं आ रहा और ब्लैक में डबल रेट पे बेचना, या फिर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स जैसे आती थी ना, आपको पता है कि ये क्रीम लगाओ तो 10 दिनों में गोरे हो जाओगे, 15 दिनों में गोरे हो जाओगे। अब उन क्रीमों पे बैन लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसी मशहूरी नहीं करोगे आप, ठीक है, बेचोगे क्रीमें मगर ऐसे नहीं कि इतने दिनों में गोरे हो जाओगे। तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा बिजनेस, ये उसका एक सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फेयर रिम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। तो सोसाइटी के अंदर कस्टमर भी आते हैं और उसके एम्प्लॉयज़ भी आते हैं। तो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कहा है सोशल ऑब्जेक्टिव में, एम्प्लॉयज़ मस्ट बी गिवन फेयर कंपनसेशन फॉर देयर वर्क। एम्प्लॉय को उतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए जितना वो काम करता है, ऐसा ना हो काम करा दें डबल ट्रिपल और तनख्वाह दें बहुत कम। इन एडिशन टू वेजेस एंड सैलरीज a reasonable part of profit should be distributed among employees in recognition of their contribution। तो इन एडिशन तनख्वाह तो मिल ही रही है, मगर अगर कंपनी काफ़ी प्रॉफिट में जा रही है तो उनके काम को, अच्छे काम को रिकॉग्नाइज करके उनमें कोई बोनस भी दे देना चाहिए, समझ गए बात। सच शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स विल हेल्प टू इंक्रीज द मोटिवेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर प्रॉफिट्स भी शेयर करेंगे, बोनस देते रहेंगे, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी मोटिवेशन बढ़ जाएगी। इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ वर्क एनवायरनमेंट फॉर द एम्प्लॉयज़। अब एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट रहे एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि एम्प्लॉयज़ बीमार ना हो और वो मोटिवेटेड रहें, ठीक है ना। तो उसके लिए कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। इसीलिए तो जब भी आप मल्टीनेशनल कंपनियों में जाते हो एसी लगे होते हैं, टेबल चेयर, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। गुड वर्किंग कंडीशन आर बेनिफिशियल to the organization because it helps to improve the productivity of employees। तो जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या वर्किंग कंडीशन अच्छी होंगी कंपनी के अंदर, उतना एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड देयर बाय ऑल्सो एनहेंस द प्रॉफिटेबिलिटी। अब वो जितना प्रोडक्टिविटी से काम करेंगे उतना कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो कंपनी काम क्या कर रही है, सोसाइटी में रह के काम कर रही है ना, तो जॉब्स तो क्रिएट करना उनके लिए मेन मकसद होना चाहिए। बिजनेस शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस का मेन मकसद ये भी होना चाहिए कि जॉब्स क्रिएट करे और लोगों को जॉब्स वगैरह दे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम एंड गवर्नमेंट इज अनेबल टू ऑफर जॉब्स टू ऑल। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है हर एक कंट्री के लिए आजकल, और गवर्नमेंट हर एक को जॉब ऑफर नहीं ना कर सकती, सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ी ना हो सकते हैं। देयरफॉर प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इज सिग्निफिकेंट सर्विस टू द सोसाइटी। तो लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करके एक सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, सोसाइटी की काफ़ी हेल्प कर सकता है बिजनेसमैन जॉब ऑफर्स करके और जॉब्स को जनरेट करके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। सोसाइटी में इन्वेस्टर्स भी तो आ जाते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है इस कंपनी में, ठीक है। बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू पे फेयर रिटर्न टू शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो बिजनेसमैन जो है वो जो उसके कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक अच्छा प्रॉफिट जो कमाएगी तो डिविडेंड की फॉर्म में उनको रिटर्न करे, और जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे कर्जा लिया है उनको टाइम टू टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, ठीक है। इन्वेस्टर्स ऑल्सो एक्सपेक्ट सेफ्टी एंड एप्रिसिएशन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि भाई हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी में वो सेफ रहे, पैसा डूब ना जाए कंपनी, और टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू अप्रिशिएट करती रहे, कंपनी की वैल्यू बढ़ती रहे, तभी तो जिसके पास शेयर है उसको फ़ायदा होगा। दे शुड बी केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। तो जो कंपनी है उसको टाइम टू टाइम इन्वेस्टर्स को और क्रेडिटर्स को बताते रहना है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, उसके पास कितने पैसे हैं, कितना प्रॉफिट है, उसको टाइम टू टाइम रिजल्ट निकालने चाहिए, पब्लिश करने चाहिए, और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में बताना चाहिए कि आने वाले टाइम पे हम इस तरीके से बिजनेस को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है सोशल वेलफेयर। बिजनेस शुड प्रोवाइड सपोर्ट टू सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। तो सोशल वेलफेयर करने के लिए जो सोशल काम करे, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगा लिया, एनजीओज़ के साथ टाई अप करके कोई गरीबों को पढ़ा दिया या गरीबों को सस्ते रेटों पे सामान दिला दिया, समझ गए बात। बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन बिल्ड स्कूल्स, बिजनेसमैन स्कूल्स खोल सकते हैं, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा, या फिर एनजीओज़ के साथ मिक्स होके या मिल के या उनको पैसे दे के अपनी जो सर्विसेज हैं वो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को
मतलब ऑफर कर सकते हैं। तो सोशल वेलफेयर भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हर एक बिजनेस का। नेक्स्ट आ जाता है पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज, टाइम टू टाइम टैक्स देना सरकार को, ठीक है ना। एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज शुड पे टैक्स ड्यूज टू द गवर्नमेंट, हर एक बिजनेसमैन को जितना उसका टैक्स बनता है ईमानदारी से देना चाहिए, ठीक है। ऑनेस्टली जो गवर्नमेंट है उसको ऑनेस्टली एंड राइट टाइम पे टैक्स जमा कराना है, ये नहीं कि 4-4 साल के बाद टैक्स जमा करा रहे हो। रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम टैक्स विल बी स्पेंट टू पब्लिक वेलफेयर, ऑन आना चाहिए था, ऑन पब्लिक वेलफेयर। जो भी पैसा मिलेगा सरकार को वो किस पे खर्च करेगी, पब्लिक वेलफेयर पे खर्च करेगी। अब खर्च करती है नहीं करती ये आपको सोचना है, मगर यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव ये है कि टाइम टू टाइम टैक्स देती रहे सरकार को, ठीक है, जितना बनता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका टाइटल है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। इसमें ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर कंसर्न्ड विद द वेल बींग ऑफ लेबर। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं किससे रिलेटेड है कि लेबर की वेल बींग हो, लेबर को अच्छी सिचुएशन में रखना है। दीज ऑब्जेक्टिव्स हेल्प्स इन अचीविंग बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ जे डिलीट हो गया, ठीक है। तो सोशल एंड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे के सारे ये सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स उसको कवर करता है, ठीक है। जे को मैं अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहला आ जाता है लेबर वेलफेयर, ठीक है। तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला लेबर वेलफेयर है कि हम लेबर से काम करा रहे हैं तो लेबर के साथ जुल्म ना करें, उसको टाइम टू टाइम तनख्वाह दें, उसकी जितनी भी नीड्स एंड वांट्स हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें। बिजनेस मस्ट रिकॉग्नाइज द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड ह्यूमन फैक्टर शुड बी गिवन ड्यू रिकॉग्निशन। बिजनेसमैन को ये सोचना चाहिए कि हर एक लेबर की एक डिग्निटी ऑफ वो है, हर एक की रिस्पेक्ट करे। ये नहीं कि ये लोअर लेवल पे काम करते हैं वो अपर लेवल पे काम करते हैं, सबसे बराबरी से ट्रीटमेंट करे और ह्यूमन फैक्टर को रिकॉग्नाइज करे। ये ना समझे कि भाई रोबोट हैं काम करने लगाए हुए या फिर मशीनों से काम करा रहे हैं, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करे, ठीक है। प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर यूटिलाइजिंग इंडिविजुअल टैलेंट्स एंड सेटिस्फाइंग द एस्पिरेशन ऑफ द वर्कर्स। तो वर्कर्स की जो एस्पिरेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको उनके ऊपर प्रॉपर खरा उतरें, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करें और हर एक इंडिविजुअल को अच्छी तरह से उसके टैलेंट का यूज़ करें। कोई भी ऐसी कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज़ के टैलेंट को यूज़ नहीं करती उसका फ्यूचर ख़त्म होता है, फ्यूचर होता ही नहीं है बल्कि, ठीक है ना। एडिक्वेट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर देयर हेल्थ, सेफ्टी एंड सोशल सिक्योरिटी। तो कंपनी को देखना चाहिए कि उनकी हेल्थ सही रहे, उनकी सेफ्टी रहे, इंश्योरेंस वगैरह करा के रखें, उनकी सोशल सिक्योरिटी उनको बेनिफिट्स दे, ठीक है ना, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। बिजनेस शुड इंश्योर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू वर्कर्स। बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि जो भी इंसान कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहा है तो उसे सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉय से ऐसा काम करा रहे हो वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो काम छोड़ के चला जाएगा या फिर बेईमानी करने शुरू कर देगा। और वर्कर्स के साथ बिलोंगिंगनेस की फीलिंग रखनी है। बिलोंगिंगनेस रखेंगे कि भाई ये तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारा बिजनेस है, तो उन्हें भी बिलोंगिंगनेस रहेगी तो वो अच्छे तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके अंदर क्या होता है, एम्प्लॉयज़ मस्ट बी प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपिंग न्यू स्किल्स। तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो नए नए तरीके से काम करें, नए नए स्किल्स सीखें। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ अ बिजनेस एंड देयर डेवलपमेंट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। अब दिमाग से सोचो, कंपनी चलाने वाला इंसान है तो इंसान की स्किल्स लगातार डेवलप करनी है। इंसान ही तो, वर्कर ही तो कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट है। अगर उसको ही अच्छी तरह से नहीं चलाए तो कंपनी ग्रो कैसे चलेगी, ठीक है ना। अगर अच्छे एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले गए तो कैसे ग्रो करेगी। तो कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम डेवलप करना है और उनकी स्किल्स को थोड़ा और अच्छा करना है, बेहतर करना है। बिजनेस कैन फैसिलिटेट सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स बाय एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अमंग देम। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें क्रिएटिविटी बढ़ानी है, नए नए काम करने के तौर तरीके, क्रिएटिविटी बढ़ानी है और एनकरेज करना है कि अगर कोई सलाह लेके आए या कोई इनोवेटिव तरीके से काम करे तो उसे अच्छा इंसेंटिव दिया जाए। नेक्स्ट आ जाता है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, कि भाई एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट के डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सके। अगर पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, उसे पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में पता है क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। क्या पता कोई मैनेजमेंट चीज़ भूल जाए या उनके दिमाग से निकल जाए और वर्कर उनको उस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से आगाह करवा दे। एम्प्लॉयज़
should be allowed to take part in the decision making process of the business। जब भी किसी भी बिजनेस में एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होगा, क्या करना है, कैसे करना है, प्लानिंग करनी है, तो एम्प्लॉयज से काफ़ी पार्टिसिपेशन की करवानी चाहिए ताकि उनके आइडियाज़ भी हमें पता लगें। दिस विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट होगी। सच पार्टिसिपेशन विल ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस। तो ये मैनेजमेंट को हेल्प करेगी ताकि उनको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस मिल सके एम्प्लॉयज़ से कि किस किस तरीके से काम करना है, और उनको जो अच्छी लगे वो चूज़ कर लें। और जो भी सबका व्यू लेके काम किया जाता है, सारे एम्प्लॉयज़ का व्यू लेके फिर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो 99% सही ही होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन। लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन रहनी चाहिए, एक दूसरे को शक की नज़र से ना देखें, ठीक है। तो बिजनेस शुड स्ट्राइव फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशन between या cordial employer relations so as to ensure peace and progress of the industry। हर एक बिजनेस ये चाहता है कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में अच्छा रिलेशन बन जाए ताकि एक दूसरे से लड़ाइयाँ ना करते रहें, हड़तालों पे ना बैठें और क्या कहते हैं स्ट्राइक वगैरह ना करें। समझ गए ना बात। एम्प्लॉयज़ शुड बी ट्रीटेड एज ऑनरेबल इंडिविजुअल्स एंड शुड बी केप्ट इन्फॉर्म। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म किया जाएगा कि अब कंपनी ऐसे कर रही है, ये करना चाहती है, वैसे करना चाहती है। ये ना हो कि ऊपर जो डिसीजन ले रहे हैं नीचे वालों को पता ही नहीं। और उनको ऑनरेबल इंडिविजुअल्स की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए वर्कर्स को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉमर्स का एक और टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बिजनेस के। तो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर एज अंडर डिस्कस किए हुए हैं। चलो शुरू करते हैं। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी कंट्री के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं या किसी भी टाइप के रिसोर्सेज हैं, उनको फुली यूटिलाइज करना है, क्योंकि रिसोर्सेज तो आपको पता है स्केर्स से होते हैं ना, स्कार्स होते हैं। बिजनेस शुड यूज द नेशंस रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। हर एक बिजनेसमैन को जितने भी कंट्री के रिसोर्सेज हैं, नेशन के रिसोर्सेज हैं, उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जुडिशियस एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हर एक कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है ये कि जितने भी उसमें बिजनेसमैन हैं वो उस कंट्री के रिसोर्सेज को जुडिशियसली मतलब इकोनॉमिकली इस्तेमाल करें, एक्सप्लॉयट ना करें, ठीक है। बिजनेस शुड प्रोड्यूस गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज़ एंड इंटरेस्ट। तो बिजनेसमैन को वही गुड्स एंड सर्विसेज बनाने चाहिए जो हमारे कंट्री में रिक्वायर्ड हैं और जिनकी प्रायोरिटी है, जो बहुत ज़रूरी है हमारे कंट्री के लिए। इट शुड मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ स्केर्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो बिजनेसमैन को अवॉइड करना चाहिए कि जो भी हमारे स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज जिनकी बहुत कमी है उनको वेस्ट करें, उनको जो वेस्टेज है वो मिनिमाइज करनी चाहिए या फुलर यूटिलाइजेशन करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नेशनल सेल्फ रिलायंस। तो बिजनेसमैन को ये सारे काम करने चाहिए जिससे हमारा कंट्री अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, मतलब जो चीज़ें बाहर से मंगा रहा था वो विद इन द कंट्री बनाना शुरू कर दे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बिजनेस टू हेल्प गवर्नमेंट इन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड इन रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। तो हर एक बिजनेसमैन का ये फ़र्ज़ है कि वो जो बाहर से जो इंपोर्ट्स होते हैं उन पे कंट्री की डिपेंडेंस को कम करे और एक्सपोर्ट को बढ़ाए ताकि बाहर से डॉलर कमा सके। दिस विल हेल्प अ कंट्री टू अचीव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इससे हम किसी और कंट्री पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी तो हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसमें मैंने क्या लिखा है, बिग बिजनेस फर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू एनकरेज ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विच आर नेसेसरी फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो छोटी कंपनियों को अपना कंपटीशन करके ख़त्म ना करें बल्कि उनको एनकरेज करें, ठीक है। एनकरेज करेंगे तो जॉब क्रिएशन होगी ना, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां तो किसी कंट्री में 20, 25, 30, 50 होंगी, मगर छोटी छोटी कंपनियां जो घरों में खुली हुई हैं, छोटे छोटे एरिया में खुली हैं, वो तो लाखों में है। समझ के बात। स्मॉल स्केल फर्म्स can be developed as ancillaries which provides the inputs to large scale industries। तो छोटी छोटी कंपनियों को इस तरीके से लो कि ये बड़ी कंपनीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, और जिससे कि रॉ मटेरियल बड़ी कंपनी के पास आएगा तो वो और ज़्यादा बल्क में सामान बना सकती है। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। तो बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, बैकवर्ड एरियाज में जाके भी कंपनियां खोले ना, वहाँ पे सरकार सब्सिडी वगैरह देती है, वहाँ पे जाके खोल ले ताकि वहाँ के लोगों को जॉब्स वगैरह मिले और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों के बढ़े। Business is expected to give preference to the industrialization of backward areas of the country। जहाँ पे कंट्री के बैकवर्ड एरियाज है वहाँ जाके इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी चाहिए, नई नई इंडस्ट्रीज खोलनी चाहिए। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री को पीस रखना है, शांति रखनी है और प्रोग्रेस करना है
तो बैलेंस डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगी और कुछ बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएंगी, फिर रेवोल्यूशन आ सकता है और पता नहीं क्या क्या आ सकता है, ठीक है। इट विल ऑल्सो हेल्प टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द बैकवर्ड एरियाज। बैकवर्ड एरियाज में कंपनियां खुलेंगी, जाके कंपनीज ओपन होंगी, तो जो वहाँ के लोग हैं उनको जॉब्स मिलेगा, तो वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले से बेटर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफर स्पेशल इंसेंटिव्स टू बिजनेसमैन हु सेट अप फैक्ट्रीज इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज। वो एरियाज जो नोटिफाइड है, मतलब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि ये एरियाज जो हैं बैकवर्ड हैं, इन जगह पे जो आके कंपनी खोलेगा उसको टैक्स माफ़ कर देंगे या सब्सिडी दे देंगे, बिजली माफ़ कर देंगे या सस्ती कर देंगे, इस टाइप की सरकार सब्सिडीज वगैरह देती रहती है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल ओवर पॉल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन एयर वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज खुल रही हैं उसकी वजह से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो बिजनेसमैन ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि बिजनेस के जो इल इफेक्ट्स, बुरे असर पड़ रहे हैं नेचर पे, उनको कैसे कम से कम करे या रिसाइकल वगैरह करके वो इस्तेमाल कर ले जो वेस्टेज होती है। इट मस्ट मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ स्मोक, एफ्लुएंट्स, वेस्ट एक्सेट्रा टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ द पीपल, एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो जो भी वो वेस्ट मटेरियल फेंकते हैं, हवा में फेंकते हैं, स्मोक, या फिर नदियों नालियों में जो अपना वेस्ट मटेरियल लिक्विड फॉर्म में भेजते हैं, उनको कंट्रोल करके रिसाइकल करके कुछ ना कुछ बनाना चाहिए जिससे कि इंसान, जानवर और जो परिंदे हैं उनकी लाइफ पे नेगेटिव असर ना पड़े। अब ये बनाते नहीं बनाते ये तो आपको पता ही है ना, कि कुछ करते तो है नहीं ऐसा, मगर मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए उनका कि वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आऊँ बिजनेस स्टडीज़ या कॉमर्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का क्या रोल है, तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, प्रॉफिट इज एसेंशियल इन बिजनेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। प्रॉफिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिजनेसमैन के लिए और बिजनेस के लिए। क्यों? उसकी पहली वजह ये है, फर्स्ट रीजन ये है, इंसेंटिव्स। प्रॉफिट इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवरी बिजनेस। हर एक बिजनेस के पीछे मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। इट इंस्पायर्स द पीपल टू स्टार्ट एन एंटरप्राइजेस एंड टू वर्क हार्ड फॉर मेकिंग इट सक्सेसफुल। यही तो प्रॉफिट ही तो इंस्पायर करता है लोगों को, पंप देता है कि भाई नए नए बिजनेस खोलो और उसमें हार्ड वर्क करो, उसमें मेहनत करो और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान माना जाएगा बिजनेसमैन, ठीक है। प्रॉफिट इज़ अ रिवार्ड फॉर अंडरटेकिंग द रिस्क ऑफ बिजनेस। तो जो भी इंसान बिजनेस में रिस्क लेने के लिए तैयार रहेगा, उसे जो भी कमाई होगी वही उसका प्रॉफिट होगा। रिवॉर्ड है ये तो रिस्क लेने का, समझ की बात। सेकेंड पॉइंट आ जाता है सर्वाइवल। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस एंड इट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ एन एंटरप्राइजेस। कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी, किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट पे। अगर प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो कंपनी चलती रहेगी। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं होता, एन एंटरप्राइजेस विल ईट अप इट्स ओन कैपिटल एंड अल्टीमेटली क्लोज डाउन। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो जो भी पैसा पड़ा है कंपनी के पास, उस पैसे को ही खर्च करती रहेगी, फ्रेश पैसा तो आएगा ही नहीं, और एक दिन ऐसा आएगा कि कंपनी को इतना लॉस होगा कि कंपनी बंद हो जाएगी। विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट्स, बिजनेस कैन रिप्लेस ऑब्सोलीट मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स एंड देयर बाय मेंटेन देयर कैपेसिटी टू क्रिएट वेल्थ। तो जब भी प्रॉफिट होता है उस पैसे को इस्तेमाल करके पुरानी मशीनों को की जगह रिप्लेस करके नई मशीनें लगाई जा सकती हैं या नए इक्विपमेंट लगाए जा सकते हैं, जिससे कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है और जिंदा रह सकती है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, ग्रोथ। प्रॉफिट्स आर बिगेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस ने या कंपनी ने ग्रो करना है तो वो प्रॉफिट का पैसा ही तो री इन्वेस्ट करेगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो ग्रो कैसे करेगा? उल्टा खत्म हो जाएगा बिजनेस। इट सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग। तो प्रॉफिट होगा तभी तो सेल्फ फाइनेंसिंग होगी। सेल्फ फाइनेंसिंग मतलब प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने वो पैसा अपने पास रखा और वही री इन्वेस्ट कर दिया, बजाय इसके कि कहीं और से लोन लेने जाते। तो सेल्फ फाइनेंसिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो प्रॉफिट ही है। इन एडिशन, प्रॉफिट्स अनेबल द बिजनेस टू अट्रैक्ट कैपिटल फ्रॉम आउटसाइड। अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तो नए नए लोग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाएंगे और कंपनी के पास और ज़्यादा कैपिटल आ जाएगी। नोबडी लाइक्स टू इन्वेस्ट मनी इन अ लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस। अगर प्रॉफिट होगा तभी तो नए नए इन्वेस्टर्स आएंगे ना, नहीं तो अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी होगी उसमें कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? कोई भी नहीं। नेक्स्ट आ जाता है मेजर ऑफ एफिशिएंसी। प्रॉफिट इज कंसिडर्ड टू बी अ इंडेक्स ऑफ सक्सेस इन बिजनेस। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, तो इसका मतलब आप बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहे हो। अगर बिजनेस को सक्सेसफुली रन नहीं कर रहे, आप लूजर हो, तो प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे?
पीपल जज द परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइजेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स अर्नड बाय इट। लोग या इन्वेस्टर ये देखते हैं कि कितना प्रॉफिट कमाया है, उसी हिसाब से देखते हैं कि बिजनेस सक्सेसफुल है कि नहीं। ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाए तो बिजनेस सक्सेसफुल है, एंड वाइस वर्सा। प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। अ लॉस मेकिंग बिजनेस एंजॉयज नो गुडविल। अगर किसी भी कंपनी को लगातार लॉसेज हो रहे हैं तो उसकी मार्केट में गुडविल डाउन चली जाएगी या गुडविल खत्म ही हो जाएगी। प्रॉफिट्स प्रोवाइड इकोनॉमिक पावर एंड स्टेटस टू बिजनेसमैन। जो प्रॉफिट्स हैं वही जो बिजनेसमैन है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा उतना ही वो पावरफुल बन जाएगा और उतना ही उसका स्टेटस अच्छा हो जाएगा। जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उनका जो रुतबा होता है, उनकी जो इमेज होती है वो कंट्री में बहुत अच्छी होती है, ठीक है। हायर प्रॉफिट्स इंक्रीजेज द बार्गेनिंग स्ट्रेंथ एंड क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बिजनेस। तो जितनी बड़ी कंपनी होगी, जितना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट कमाती होगी, उतना ही उसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी, उतना ही वो सस्ते में रॉ मटेरियल ले सकती है या फिर सस्ते में लोन्स वगैरह कलेक्ट कर सकती है बड़े बड़े बैंकों से। ओनली अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू सोसाइटी। सोसाइटी को सर्विसेज या कोई भी फैसिलिटीज़ देनी है तो कौन देगा? वही देगा ना जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग ही नहीं है तो वो लॉस मेकिंग है, तो लोगों को कैसे जॉब्स देगी या कैसे काम कराएगी? उल्टा काम तो क्या ही कराएगी, ख़त्म ही हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉमर्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है आर्गुमेंट्स अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के खिलाफ क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। भाई हर कोई प्रॉफिट चाहता ही है, मगर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्रॉफिट के अगेंस्ट जा सकती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओवर स्ट्रेसेस द एंड रिजल्ट एंड ओवरलुक्स द मीन्स एम्प्लॉयड टू अचीव प्रॉफिट। तो इसमें क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के वजह से इतना ज़्यादा प्रॉफिट पे के ऊपर ओवर स्ट्रेस आ जाता है कि प्रॉफिट किस तरीके से कमाएं उसको भूल जाते हैं और सीधा प्रॉफिट के पीछे भागते रहते हैं। इट कंसिडर्स प्रॉफिट एज एन अल्टीमेट गोल ऑफ बिजनेस rather than the means to the real ends. That is, the ultimate aim of business should be social welfare. सोसाइटी को अपलिफ्ट करना, ठीक है, वो मेन मकसद होना चाहिए। मगर ये नहीं कि प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप लो क्वालिटी का माल बेचते रहे और प्राइस हाई करते रहे, तो सोसाइटी की वेलफेयर तो होएगी नहीं। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म में बिजनेस भी डाउन चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओवर स्ट्रेसेस द रिवार्ड फॉर ओनर्स एंड इग्नोर्स द इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के चक्कर में जो ओनर्स हैं उन्हीं का प्रॉफिट बढ़ता रहता है और बिजनेस को चलाने के लिए और भी जो लोग हैं, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, एट्सेट्रा जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, उनको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती। सारा का सारा प्रॉफिट्स शेयर होल्डर्स या ओनर्स ही ले जाते हैं। नेक्स्ट आता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मिसगाइडेड द मैनेजर्स टू द पॉइंट वेयर दे मे एंडेंजर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म या बिजनेस। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो क्या कहते हैं, जो सोच है वो मैनेजर को इतना ज़्यादा पागल कर देती है कि वो उस प्रॉफिट को कमाने के चक्कर में कंपनी के सर्वाइवल को भी स्टेक पे लगा देता है कि कंपनी डूबे ना डूबे, इतना तगड़ा रिस्क लेने को तैयार हो जाता है कि प्रॉफिट होगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज करंट प्रॉफिट मैनेजर्स में अंडरमाइन द फर्म्स फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है। करंट प्रॉफिट को कमाने के चक्कर में कंपनियां फ्यूचर प्रॉफिट या फ्यूचर में एग्जिस्टेंस को ही साख पे लेके आ जाती हैं कि कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। जैसे एग्जांपल नोकिया का फ़ोन जब 20-30 साल पहले जब नए नए फ़ोन आए थे तो बहुत चलता था। उन्होंने इनोवेशंस पे ज़्यादा फोकस ना करके सेल्स बढ़ाओ जी, प्रॉफिट बढ़ाओ, उसके पीछे भागते रहे। और हुआ क्या, R&D वगैरह नहीं की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं की, कोई एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट या मैनेजरियल डेवलपमेंट नहीं की, कोई नया प्रोडक्ट लेके नहीं आए, तो बस आज के प्रॉफिट कमाने के चक्कर में फ्यूचर की ऐसी की तैसी कर दी। समझिए बात। नेक्स्ट आ जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज़ कैपिटलिस्टिक ओवरटोन्स। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट माना जाता है। द एडवोकेट्स ऑफ सोशलिज्म क्रिटिसाइज द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑन द ग्राउंड दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिजल्ट्स इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर बाय द रिच। जो सोशलिज्म को फेवर करते हैं वो ये कहते हैं कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट है इसमें जो कैपिटलिस्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो अपना प्रॉफिट को डबल ट्रिपल करने के चक्कर में गरीबों का खून पी जाते हैं। अब प्रॉफिट के चक्कर में
कंपनियां अपना रेट डबल ट्रिपल कर देती हैं, इन्फ्लेशन या प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि आम इंसान का सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अभी आपको खुद सोचना है कि भाई प्रॉफिट के चक्कर में एक इंसान को या फिर गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो ये थे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जो लोग भागते हैं उनके लिए कुछ हर एक चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता ही है ना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट चैप्टर पे लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही, और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।